सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। साथियों, प्रेरक प्रदेश बनाने के क्रम में कई जिले काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। वहाँ पर तीनों मॉड्यूल की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। कानपुर नगर में कई बार परीक्षा आयोजित हो चुकी है। इसी तरह से इलाहाबाद में कई बार परीक्षा आयोजित हो चुकी है, फतेहपुर में परीक्षा आयोजित हो चुकी है और इसी तरह से अलीगढ़ में भी कई बार परीक्षा आयोजित हो चुकी है। साथियों, हो सकता है आने वाले समय में आपके ब्लॉक या आपके जनपद में भी इस तरह की परीक्षा आयोजित हो, तो इसलिए इस प्रश्नावली को ध्यान से देख लीजिए। प्रश्नावली से रिलेटेड मैंने कम से कम 30 से 35 वीडियो बनाई हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में प्रश्नावली की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आकलन परीक्षा में मॉड्यूल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके कोई विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए आते हैं, जैसे आपका मिशन प्रेरणा प्रभाव टीम का निरीक्षण चल रहा है, इसके साथ साथ आपके ब्लॉक के बीईओ या एआरपी आपके विद्यालय में आते हैं, तो वो भी आपके तीनों मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो इसलिए प्रश्नावली को ध्यान से देख लीजिए। सभी प्रश्नावलियों को एक बार देखकर याद कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। साथियों, दिनांक 29/11/2020 को दिन रविवार के दिन जनपद कानपुर नगर में जिले स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित आकलन परीक्षा आयोजित की गई। यानी कि 29 तारीख को रविवार का दिन था, तो रविवार के दिन परीक्षा आयोजित होती है। अगर तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, एक तो हमारे पास मॉड्यूल नहीं होते, मॉड्यूल स्कूल में होते हैं। दूसरा, हम किसी से पूछ भी नहीं सकते, अपने स्टाफ से नहीं पूछ सकते, क्योंकि सभी को परीक्षा देनी होती है। तो साथियों, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित हो गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए और जितनी भी प्रश्नावली की वीडियो हैं उनको ध्यान से देख लीजिए। तो ये परीक्षा कुछ अलग तरह की परीक्षा थी। इसमें कुछ घुमा के सवाल पूछे गए, बहुत मुश्किल सवाल थे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे गए, किस तरह के प्रश्न थे, पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए। साथियों, सबसे बड़ी बात ये थी, ये परीक्षा डायट स्तर से हुई, यानी कि वहाँ की जो डायट है वहाँ उन्होंने परीक्षा का आयोजन किया और जिला स्तर की थी, सभी को इसमें प्रतिभाग करना अनिवार्य था। अब समस्या ये आती है, डायट से हुई है, और जब सभी डायट के प्राचार्य एक साथ बैठेंगे किसी मीटिंग में और वे डिस्कस करेंगे कि हमने क्या किया, तो हो सकता है सभी जिलों में ये परीक्षा लागू हो जाए। तो इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर जनपदीय परीक्षा, आयोजक थे इसके जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर नगर। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। सभी डिटेल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरे, अन्यथा प्रतिभागिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। यानी सारी डिटेल जितनी भी थी, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और इसके साथ साथ यूडाइस कोड भी मांगा गया था विद्यालय का इसमें, तो वो सब मैंने नहीं इसमें लिया। तो ये सब आपने, उसके बाद पहला प्रश्न था आपका, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित जनपदीय परीक्षा। पहला प्रश्न था, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है? कक्षानुरूप अधिगम स्तर न प्राप्त करने वाले बच्चों पर शिक्षक का ध्यान केंद्रित करने के लिए, शिक्षक के कठोर व्यवहार से बच्चे को बचाना, प्राइवेट विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का ध्यान सरकारी विद्यालयों की ओर आकर्षित करना, पाठ्यक्रम पूर्ण करना। तो साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का उद्देश्य मेनली यही है कि कक्षानुरूप अधिगम स्तर न प्राप्त करने वाले बच्चों पर शिक्षक का ध्यान केंद्रित हमें करना है। यानी जिनका अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है, उन पर शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं पर प्रभावी है? कक्षा 1, 2 व 3,
कक्षा 1 व 2, कक्षा 1 से 8, कक्षा 3 से 8। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल आपका कक्षा 3 से 8 पर प्रभावी होगा, तो इसका आंसर 3 से 8 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधारभूत आकलन के पश्चात व बच्चों के साथ समूह में कार्य करने के पूर्व, यानी आधारभूत आकलन आपने कर लिया, उसके बाद आपको बच्चों के साथ समूह में कार्य करना है। शिक्षक को क्या जानना आवश्यक है, सही क्रम में आपको लगाना है। देखिए प्रश्न तो थे वही थे जो मैं प्रश्नावली में बनाता हूं, लेकिन घुमा फिरा दिए थोड़े से, तो इसलिए थोड़ा सा टिपिकल हो गया एग्जाम। सबसे पहले लर्निंग आउटकम की सूची, नंबर 2 समूह निर्धारण, नंबर 3 समय सारणी, नंबर 4 अधिगम स्तर संबंधी सूचना। तो साथियों जब आपको आधारभूत आकलन आपने कर लिया, उसके बाद आपको बच्चों के साथ समूह में कार्य करना है, तो सबसे पहले तो आपके पास अधिगम स्तर संबंधी सूची होनी चाहिए। उसके बाद अधिगम स्तर संबंधी सूची आपके पास होगी, उसके बाद आप समूह का निर्धारण कर देंगे, 3 समूह में बच्चों को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास लर्निंग आउटकम की सूची भी होनी चाहिए, और लर्निंग आउटकम की सूची जब होगी आपके पास, उसके बाद आप समय सारणी डिसाइड करेंगे। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा 4 यानी कि अधिगम स्तर संबंधी सूची, 2 यानी कि समूह निर्धारण, 1 यानी कि लर्निंग आउटकम की सूची, और 3 यानी कि समय सारणी। ये इसका क्रम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर या कक्षा हेतु बच्चों को कितने ग्रुप में बांटना है। तो ध्यानाकर्षण शिविर के लिए या कक्षा हेतु बच्चों को आपको 3 ग्रुप में बांटना है, ए बी सी, 3 ग्रुप में आपको बांटना है, तो इसका आंसर 3 होगा। उसके बाद ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समूह 3 में किस कक्षा के अधिगम स्तर वाले बच्चों को रखा जाएगा। यह प्रश्न बिल्कुल अलग था, क्योंकि इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें यह प्रश्न नहीं पूछा गया। देखिए ध्यानाकर्षण शिविर के लिए आपको अभी तक आपने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि आपको समूह ए में और बी में और सी में डिवाइड करना है, और उनमें अंकों के आधार पर है कि आपके इतने अंक आ गए तो आप समूह ए में रखेंगे, इतने अंक आ गए तो बी में रखेंगे, और इतने आ गए तो आपको सी में रखना है, प्राथमिक में भी और इसमें भी। लेकिन ये प्रश्न कैसा है, समूह इसके साथ साथ 3 समूह बनाने हैं, उन समूह का नाम समूह 1, समूह 2 और समूह 3। तो समूह 1 में उन बच्चों को रखेंगे जिनका अधिगम स्तर जो है वो कक्षा 1 से 3 तक के स्तर के बच्चों के अनुरूप है, भले वो किसी क्लास का बच्चा हो, तो उसे कक्षा 1 से 3 वो समूह ए में रखा जाएगा, समूह 1 में। और जो समूह 2 होगा उसमें कक्षा 4 और 5 का अधिगम स्तर जिन बच्चों का है उनको रखा जाएगा, और समूह 3 जो होगा उसमें जिनका अधिगम स्तर जो है कक्षा 6 और 7 के बच्चों के अनुरूप है, उनको हम समूह 3 में रखेंगे। तो इसका आंसर आपका कक्षा 6 व 7 है। बिल्कुल अलग प्रश्न है, कक्षा 6 व 7। जब इस तरह के प्रश्न अलग आते हैं तो हमारी और तैयारी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक आदर्श कक्षा में, देखिए यह भी बिल्कुल अलग प्रश्न है। प्रश्न आते हैं, जितनी मैंने प्रश्नावली बनाई लगभग उन्हीं से प्रश्न आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको सबको याद कर लेंगे तो आपसे प्रश्न हो जाएगा। लेकिन इस परीक्षा में थोड़े घुमा के प्रश्न दिए गए, जैसे एक आदर्श कक्षा में शिक्षक, बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता और बच्चों की क्रियाशीलता का अनुपात लगभग होना चाहिए। अभी तक जो प्रश्न आते थे उनमें यह पूछते थे कि आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता कितनी होती है, तो हम बता देते थे 5 से 10% होती है, और बच्चों के साथ शिक्षक की कितनी होती है ये भी बता देते हैं कि वो बच्चों के साथ शिक्षक की आपकी भी 5 से 10% होती है, और बच्चों की क्रियाशीलता आपकी 75 से 80% होती है। ये प्रश्न अभी तक आता था और यही हमें पता था। अब इसमें सबसे पहली बात तो इन्होंने पहले शिक्षक की दी, फिर बच्चों के साथ शिक्षक की दी, और फिर बच्चों की दी। लेकिन जो बुक है उसमें आपको पहले बच्चों शिक्षक की क्रियाशीलता दी हुई है, फिर बच्चों की क्रियाशीलता दी है, और फिर शिक्षक के साथ बच्चों की क्रियाशीलता दी है। यानी 5 से 10% शिक्षक की, बच्चों की 75 से 80%, और बच्चों के साथ शिक्षक की 5 से 10%। लेकिन इसमें अनुपात पूछा है, तो शिक्षक अब इनका मान लीजिए उन्हें 10% माने, शिक्षक की 10 और बच्चों की हो गई हमारी 8 और शिक्षक की बच्चों के साथ 10, तो 1:8 होना चाहिए उस हिसाब से। लेकिन 5 से है, अच्छा ऐसा कौन सा अनुपात होगा, क्योंकि बच्चों की सबसे बाद में दी हुई है, तो इसका आंसर आपका होगा 1:1:6, क्योंकि इन्होंने इस हिसाब से लिया है। ये 7, 7
जैसे 5 से 10 थी तो 5 से 10 का उन्होंने 7 ले लिया लगभग, और दूसरा 5 से 10 कितना ले लिया, वो भी 7 ले लिया, और वो थी 75 से 80, उसको 77 ले लिया। इस तरह से लेने पर जब उसे करेंगे तो 1:1:6 आ रहा है इनका, क्योंकि 1:6:1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों की सबसे बाद में दी हुई है तो सबसे बड़ा अनुपात तो वही होगा। तो पहला आंसर इसका गलत होगा, दूसरा आंसर भी इसका गलत होगा, और चौथा आंसर भी इसका गलत होगा, क्योंकि बिल्कुल जस्ट डबल भी नहीं है। तो इसका आंसर 1:1:6 होगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर नहीं है अगर हम अनुपात निकालें जो परसेंट दी हुई है उसके अनुसार, लेकिन ऑप्शन है इसलिए इसका ऑप्शन सी आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आरंभिक परीक्षण हेतु बनाए गए प्रश्न पत्र में ज्ञानात्मक, तर्कात्मक, अनुप्रयोगात्मक व बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत किस प्रकार होना चाहिए। इस प्रश्न में भी थोड़ा सा अलग कर दिया, क्योंकि उसमें सबसे पहले ज्ञानात्मक थे, फिर बोधात्मक थे, फिर अनुप्रयोगात्मक थे, फिर तर्कात्मक थे, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। लेकिन उन्होंने ज्ञानात्मक को पहले लिख दिया, फिर तर्कात्मक लिख दिया, फिर अनुप्रयोगात्मक लिख दिया, फिर बोधात्मक लिख दिया। तो हमें पता है कि बोधात्मक हमारे में 50% होते हैं, तो कौन सा आंसर सही होगा, या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। चलिए, उसके साथ साथ तर्कात्मक आपके कितने होते हैं, तर्कात्मक आपके 10% होते हैं, और ज्ञानात्मक आपके 20% होते हैं, अनुप्रयोगात्मक भी आपके 20% होते हैं। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, यानी 20% ज्ञानात्मक, 10% तर्कात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और 50% आपके बोधात्मक। ये प्रश्नों का आपका प्रतिशत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण हेतु बनाए जाने वाले प्रश्न पत्र में उच्च प्राथमिक स्तर व प्राथमिक स्तर पर क्रमशः कितने प्रश्न देने का प्रावधान है। 25-10, 15-25, 25-25, 15-15। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो आप बनाएंगे प्रश्न तो उसमें आपको 25 प्रश्न देने होंगे, और प्राथमिक स्तर पर जो आप बनाएंगे उसमें आपको 15 प्रश्न देने होंगे। तो इसका आंसर आपका 25-15 होगा। नेक्स्ट है आपका, प्रोजेक्ट कार्य शिक्षण तकनीक का किस सप्ताह में प्रयोग किया जाना है। साथियों, जो शिक्षण तकनीक है, आपको जैसे ध्यानाकर्षण शिविर चलाएंगे 50 दिन, तो प्रत्येक सप्ताह में तकनीक दी हुई है कि आपको इस तकनीक का ही उपयोग करना है। वो आपको जानना बहुत जरूरी है, और इससे संबंधित प्रश्न आपके अक्सर आते हैं। मैं सोच रहा हूं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें 50 दिन में किस सप्ताह में कौन सी तकनीक हमें यूज करनी है वो आपको पता चल जाए। मैं जल्द ही वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। तो जो प्रोजेक्ट कार्य शिक्षण तकनीक है, ये आपको तीसरे सप्ताह में करनी है, प्रोजेक्ट कार्य शिक्षण तकनीक। तो इसका आंसर तीसरे होगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, शैक्षिक भ्रमण शिक्षक तकनीक। अब आपकी शैक्षिक भ्रमण किस सप्ताह में करनी है, किस सप्ताह में प्रयोग करना उचित होगा। देखिए, तकनीक पर आधारित ही आपके 2 प्रश्न आ गए कि किस सप्ताह में कौन सी तकनीक यूज करनी है। चौथे सप्ताह, छठे सप्ताह, 5वें सप्ताह व 7वें सप्ताह, छठे व 7वें सप्ताह। तो जो आपकी शैक्षिक भ्रमण है ये आपको 5वें सप्ताह में यूज करनी है, और इसके साथ साथ 7वें सप्ताह में यूज करनी है। तो इसका आंसर आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, सकारात्मक प्रतिपुष्टि के क्या संभावित परिणाम या लाभ होते हैं। सकारात्मक प्रतिपुष्टि से बच्चों को यह पता चलेगा कि उन्हें किस क्षेत्र में और मेहनत करनी है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चे सीखने और प्रतिभागिता करने के लिए तत्पर होते हैं, उपरोक्त सभी। तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि जो होती है उससे सभी में लाभ होता है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है आपका, वह बच्चे जो 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में अच्छी प्रगति दिखाते हैं उनको क्या करना चाहिए। अगली कक्षा में प्रोन्नत करेंगे, अगले समूह में प्रोन्नत करेंगे, प्रेरक छात्र बनाकर अन्य छात्रों को सिखाने में मदद लेंगे, कोई नहीं। साथियों, हमने 3 समूह बना लिए, 3 समूह में हमने ध्यानाकर्षण शिविर शुरू कर दिया। ध्यानाकर्षण शिविर शुरू करने के बाद जो बच्चे अच्छी प्रगति दिखाने लगते हैं तो क्या काम करते हैं, मान लीजिए वो सी समूह का है और सी समूह का कार्य वो करने लगा तो उसे हम बी समूह पहुंचा देंगे, और बी समूह का है वो अच्छा कार्य करना है तो उसे ए समूह में पहुंचा देंगे, यानी कि अगले समूह में उसको हम प्रोन्नत कर देंगे। तो इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम आखिर होता क्या है। तो लर्निंग आउटकम होता है परिणाम आधारित अधिगम, शिक्षण आधारित लक्ष्य, तकनीक शिक्षण आधारित लक्ष्य, नवाचार आधारित लक्ष्य है। तो लर्निंग आउटकम हमारा परिणाम आधारित लक्ष्य होगा, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र कौन तैयार करेगा।
तो आरंभिक परीक्षण पत्र का क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? ब्लॉक से प्राप्त होगा, संकुल शिक्षक, एआरपी, शिक्षक स्वयं। तो साथियों आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र शिक्षक को स्वयं तैयार करना होगा, तो इसका आंसर आपका 4th होगा। नेक्स्ट है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने से क्या होता है? अगर आप बच्चों को प्रश्न पूछेंगे तो उससे क्या होता है? समय बर्बाद होता है, अनुशासनहीनता की संभावना बढ़ती है, बच्चे सोचने व चिंतन करने के लिए सजग होंगे, विषय के विषयगत ज्ञान की जांच होती है। तो अगर आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे सोचने और चिंतन करने के लिए सजग होंगे, तो इसका 3rd आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग एक अच्छी शिक्षण तकनीक कही जा सकती है, क्यों? क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, मुफ्त या कम पैसों में मिल जाते हैं, इनके टूटने फूटने या नष्ट होने पर किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होता, उपरोक्त सभी। अगर आप परिवेश संसाधनों का उपयोग करेंगे, सबसे पहली बात तो यही कि वे आसानी से आपको मिल जाएंगे अपने चारों तरफ। दूसरा, मुफ्त में मिल जाते हैं या कम पैसों में मिल जाते हैं। तीसरा, आपको टूटने फूटने की कोई ज़्यादा दिक्कत हम इनकी नहीं होती, दूसरे मिल जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक परीक्षा में कक्षा 7 के किसी छात्र के प्राप्तांक 25 हैं। कक्षा 7 का है, 75 अंक की उसकी परीक्षा है, 75 में उसने 25 अंक प्राप्त किए, यानी कि 33% प्राप्त किए। 33 वाला तो आपका सी में ही आएगा, एक तो ये बात है। दूसरा जो है 25 या 25 से कम जिस बच्चे के अंक होंगे वो आपका सी में ही आएगा, तो इसका आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभिक परीक्षा के दौरान शिक्षक को किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है? नंबर 1, बच्चों की सहायता हेतु प्रश्न पत्र पढ़कर समझाएं, यानी कि प्रश्न तो हैं लेकिन थोड़े घुमा फिरा कर दिए हुए हैं। दूसरा, कक्षा का माहौल हल्का बनाएं। तीसरा, बच्चों के पास उत्तर लिखने के लिए कापी या पन्ने अवश्य हों। बैठक व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चे नकल ना कर सके, और उपरोक्त सभी। साथियों, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा आप बच्चों की करा रहे हैं तो सबसे पहला काम तो है कक्षा का माहौल बहुत हल्का बनाए रखें, और बच्चों को उत्तर लिखने के लिए कापी या पन्ने जरूर दें। इसके साथ साथ बैठक व्यवस्था ऐसी भी होनी चाहिए कि बच्चे नकल ना कर सकें। लेकिन बच्चों को आप प्रश्न पत्र पढ़कर नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ प्रश्न तो ऐसे ही होते हैं जो पढ़ने से संबंधित ही होते हैं, तो इसलिए इसका फर्स्ट तो आपका गलत है। तो इसका आंसर होगा 2, 3 और 4। अब देखिए 2, 3, 4 कौन से में है? सेकंड में आपको आंसर दिया हुआ है 2, 3, 4, तो इसका आंसर 2, 3, 4 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इस परीक्षा का आयोजक कौन है? किसने परीक्षा कराई थी? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर टीचर ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इन चीफ ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो डाइट ने कराई थी, तो डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यपत्रकों से लाभान्वित होंगे। बच्चों को कार्यपत्रक दे देते हैं काम करने के लिए, तो इससे लाभान्वित कौन होंगे? कोई नहीं, अभिभावक, छात्र, शिक्षक, तो इससे छात्र ही लाभान्वित होंगे, तो इसका आंसर आपका छात्र होगा। इस तरह से इस परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे गए। साथियों, ये परीक्षा आपकी डाइट लेवल की थी, काफी सुंदर प्रश्न पूछे गए, तो आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। तो साथियों, काफी महत्वपूर्ण वीडियो थी, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए। इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसके साथ साथ पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, तो पासवर्ड मैं इसका आपको बता देता हूं। क्या पासवर्ड मैं इसका रखूंगा? इसका पासवर्ड होगा quiz@कानपुर नगर, सभी स्मॉल लेटर्स है, quiz@कानपुर नगर। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।